नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 3। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली 2 बार से मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का सेट लेके आ रहा हूँ, तो आज का तीसरा जो सेट है वो भी फिजिक्स का रहने वाला है। ठीक है, और आज का जो सेट रहेगा वो होगा लॉ ऑफ मोशन पर आधारित। ठीक है, किस पे आधारित रहेगा? लॉ ऑफ मोशन पर आधारित रहेगा। प्रीवियस सेट हमने देखे थे, एक यूनिट एंड मेजरमेंट पे था, जो इससे पहले सेकंड वाला जो आपका सेट था यूनिट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमने देखा था बैरोमीटर क्या होता है और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे। फर्स्ट जो हमारा सेट था वो कोर मैकेनिक्स का सेट था, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया किस तरह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन से नियम वगैरह लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखा था। एक न्यूमेरिकल भी किया था, छोटा सा और आसान सा न्यूमेरिकल किया था। तो आज के सेट के अंदर हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी वीडियो के बारे में तो कभी भी कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना करें, एकदम अप टू डेट रहें। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा दोस्तों, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, और उस स्टडी मटेरियल का आप आराम से फ़ायदा उठाइए। देखिए, एनटीपीसी का पेपर आने वाला है 15 दिसंबर, गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस करी थी अभी कुछ दिन पहले ही। होपफुली 15 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप करना है। ठीक है, बहुत तेज़ी से प्रिपरेशन करनी है और इफेक्टिवली करनी है। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट करी, ये किताब पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने आया हूँ। जितना वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइम लगाऊंगा उतनी ही जल्दी आप वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप देखते ही बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बोलता है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फोर्स F एंड एक्सीलरेशंस आर गिवन, देन फॉर्मूला टू फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। क्या होगा भैया? देखिए, हम लोगों को पता है कि जो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। और ये रिलेशन हमने कहाँ से इस्टेब्लिश किया है? ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति के द्वितीय नियम से। अब ये किस तरह से इस्टेब्लिश किया है वो आने वाले वीडियोस, आने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा डायरेक्ट ऐसा, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से हमने इसको इस्टेब्लिश किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, आपके पास फोर्स है, मास है और एक्सीलरेशन है, यानी कि बल है, द्रव्यमान है और त्वरण है। आपसे पूछा कि आपको बोला है कि द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो m क्या हो जाएगा, F/A हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन कब का है? ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर देखते हुए बाय ऑब्जर्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ F इज इक्वल्स टू ma को याद रखना है, एंड देन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आंसर में टिक कर देता हूँ, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम फिल इन द ब्लैंक और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिल इन द ब्लैंक एंड वेलोसिटी। ठीक है, और वो क्या क्या है? स्थिति, बल, संवेग, समय, यानी कि पोजीशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम। यहाँ स्टेटस लिख रखा है ना, स्टेटस गलत है, ये ट्रांसलेट गलत हुआ है। इट विल बी पोजीशन। बॉडी की अलग अलग पोजीशन होती है ना, कि आज एक पार्टिकल ए पॉइंट पर है, आज वो पार्टिकल बी पे गया, थोड़े टाइम बाद सी पे गया, तो उसको पोजीशन पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर भी हम डिफाइन करते हैं। वो आगे की बात है, आगे करेंगे जब डिटेल डिस्कशन होगा। देखिए, गति का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबको याद है। क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को? हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन नियम। क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब यदि अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। ऐसा होता है ना, मैं अगर दीवार पे जोर से मुक्का मारूंगा तो मेरे हाथ में भी दर्द होगा। क्यों होगा? मैंने अब जितना फोर्स दीवार को लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने मुझ पे लगाया, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दीवार पे हाथ मारो और दीवार आपको ज़्यादा और ज़्यादा फोर्स लगा के आपका मुंह तोड़ दे, आपका हाथ तोड़ दे। ना, अगर आपने हाथ तोड़ने लायक दीवार पे फोर्स मारा तो आपका हाथ टूटेगा। अपनी मर्जी से दीवार नहीं लगाने वाली। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप किसी पर्सन को थप्पड़ मारते हो तो ये हो सकता है कि वो इक्वल अमाउंट में ना मारे और ज़ोर से आपको थप्पड़ मारे और लात मुँह से भी मारे, वो बात अलग है।
ठीक है, बट मैं दो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो फिजिक्स के जिसको फिजिक्स जो है डिफाइन करती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी पे कोई एक्शन करते हैं, एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको रिएक्शन फोर्स मिलता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग है वो अप्लाई होती है, इसी पे बेस होती है। हम खड़े हुए, हम थकते क्यों हैं, हम ज़मीन को, हम धरती को, पृथ्वी को एक एक्शन दे रहे हैं, एंड देन वो हमें क्या दे रही है, रिएक्शन दे रही है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो थर्ड लॉ है वो किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों वो प्रोवाइड करता है पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में। जैसे आपने गेंद दीवार पे मारी, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, एक गेंद दीवार पे मारी, वो आपके साथ किसी वेलोसिटी से आई। अब वो वेलोसिटी डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, डिस्टेंस क्या है, ठीक है, आप कितनी दूर से और कितने फोर्स से जो गेंद है उसको अप्लाई करते हो, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेजर पोर्शन रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो गति का तीसरा नियम है, यानी कि लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये सारे के सारे, तो अगर सेकंड होता तो मैं संवेग और बल पे जाता, टाइम पे जाता, बट थर्ड है तो ये स्थिति। हालांकि इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि बल की भी व्याख्या यहाँ पे होती है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अगर कोई बच्चा मोमेंटम और टाइम सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है, बट बच्चे कन्फ्यूज होंगे फोर्स के अंदर और पोजिशन के अंदर। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि फोर्स भी है, बट मेन जो हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे किसको कर रहे हैं, पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए को जो है यहाँ पे टिक करना है, तो ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। चलिए कहाँ गया, हाँ ये रहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, दाब से, जड़त्व से, ब्रस्ट, इट इज़ नॉट ब्रस्ट बट थ्रस्ट, ठीक है, क्या है ये, थ्रस्ट है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेट्स टू प्रेशर, इनर्शिया, थ्रस्ट एंड मोमेंटम। तो भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, मोमेंटम की। देखिए दो चीज़ होती है, एक मोमेंट होता है, एक मोमेंटम होता है, दोनों डिफरेंस है। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। किस तरह से व्याख्या करता है आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। अभी इसलिए मैं इस पर रोक रहा हूँ क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। जड़त्व के बारे में कौन सा नियम है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो जड़त्व की बात करता है। थ्रस्ट जो फोर्स हो रहा है आपका, ये आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जो क्रिया प्रतिक्रिया अभी हम देख रहे थे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, वो थ्रस्ट के हिस्से के अंदर आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन explains the relationship between forces on mutually effective object, also known by the law of inertia. It is helpful to understand the effect of force, also known by the law of conservation of energy. देखिए दोस्तों, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो एक्चुअली में करता क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं उनको समझने में हमारी सहायता करता है। कैसे, आपको याद हो जब मैंने आपको फर्स्ट सेट कराया था क्वेश्चन का, तो मैंने एक जगह पे ये रिलेशन लिखा था कि भैया F इज इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है, एम ए होता है। और मैंने साफ साफ कहा था कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू एम ए नहीं है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू जो है वो एम ए नहीं है, सॉरी फोर्स की वैल्यू एम ए नहीं है। एक्चुअली में एम ए क्या है, फोर्स का रेस्पॉन्स है। क्या है, रेस्पॉन्स है, प्रभाव। अगर हिंदी में कहूँ तो क्या होगा, प्रभाव है। यानी कि कहना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि यदि मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास कोई m था, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो गया, एक एक्सेलरेशन, यानी कि एक त्वरण जो था वो उत्पन्न हो गया, और ये वस्तु क्या करने लगी, आगे त्वरित हो गई, गति करने लग गई है। तो इस F की वजह से ये वस्तु आगे क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखता हूँ F इज इक्वल्स टू एम ए। और बेसिकली ये भी सही बात नहीं है, सही बात ये बोलती है कि किसी भी वस्तु पर लगा जो बल होता है उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी, नॉट P यानी कि संवेग, मोमेंटम इज mv, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ना, मैं कहूँगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
मतलब किसी टाइम के साथ मोमेंटम मेरा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है समय के साथ साथ। और यहीं से क्या निकल के आता है, देखिए हम करते हैं एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी है, तो पी की जगह क्या रखा है मैंने, एम वी डिवाइड बाई टी। भैया एम तो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, सॉरी एम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, एफ आ गया बाहर, ये क्या बन गया डी वी बाई डी टी। आप जानते हैं डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन होता है, और यहीं से निकल के क्या आता है, एम, इसी की बात कर रहा था। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रहा था ना कि मैं आगे समझाऊंगा, तो मेरे हिसाब से वो यही क्वेश्चन है और यही होना चाहिए जब मैंने समझा दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझा, हमने क्या समझा, बलों का प्रभाव, किसी वस्तु पर अगर मैं कोई बल लगा रहा हूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं ये समझ रहा हूँ। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फोर्स की वैल्यू एम ए है, नो नो, फोर्स का रिस्पॉन्स, फोर्स लगाने की वजह से जो प्रभाव आया है ना वो एम ए। डिटेल डिस्कशन करूंगा एक थ्योरी लेक्चर के अंदर और अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता पाया, मैं बताऊंगा आपको। भैया आपको यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको ये कॉन्सेप्ट बता सके। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है इसका। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन फोर्सेज एंड म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट, अभी अभी पढ़ा है, ये क्या है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ऑल्सो नोन बाई लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑल्सो नोन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नहीं है भी संवेग संरक्षण का नियम, ये तो संवेग संरक्षण का अलग होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द समीकरण नहीं द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू एम ए इज नोन एज न्यूटन्स कौन सा लॉ, अभी अभी बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग नहीं है कि हमें पता नहीं, कंफ्यूजिंग इसलिए ए के अंदर सेकंड है, बी के अंदर थर्ड है, सी के अंदर फर्स्ट है, डी के अंदर फोर्थ है, जंबल कर दिया। अब बच्चा बोलेगा सेकंड में बच्चे के माइंड में स्ट्राइक करता है कि बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लिखना है, और ऐसा होता है दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा क्या पागल आदमी क्या बातें कर रहा है, नहीं ऐसा होगा, एग्जाम टाइम में देखना, एग्जाम टाइम में ऐसा होगा, और अगर ना हो तो मुझे आके बता देना। अब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। जब अगर किसी को पता नहीं होता है या फिर किसी का थोड़ा भी माइंड इधर उधर गया, थोड़ा प्रेशराइज हो गया ना वो बंदा, तो उसके साथ ये दिक्कत होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है, कहाँ गया, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चले। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, देखो इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, दीवार पर फेंके हुए गेंद क्यों टकराकर वापस आ जाती है, किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। अरे भैया ये तो एग्जाम्पल ही दे दिया आपको हमने, ये तो अभी एग्जाम्पल दे दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई अ बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नो रूल्स। तो भैया ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप गेंद को दीवार पर मार रहे हैं तो वो आपके पास आएगी, आपने एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया है, आपने कोई क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। और ऐसा हम करते भी, जब छोटे थे तो खेला करते थे, किस तरह से दीवार पे जो है बॉल को मार के कैच करना होता था, करते थे ना, सबने किया बचपन में। तो ये कौन सा नियम इसकी व्याख्या करेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोबारा से बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी कि भैया एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जहाँ पे प्रतिक्रिया आ जाए मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। वाह क्या बात है, सारे क्वेश्चन तीसरे नियम के आ रहे हैं। फर्स्ट नियम को तो आप भूल ही चुके हैं, फर्स्ट नियम के क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेट के अंदर कर दिए। बल एक ही निकाय पर लागू होता है। निकाय का मतलब क्या है भैया, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, बॉडी भी लिखते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम बताऊंगा। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बत नहीं होगा, ये बल होगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, और बल दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। गैलन इज अप्लाइड, नॉट गैलन बट इट इज फोर्स। Force is applied on different body in opposite direction. Force is dependent on distance. Okay. So अभी आपको बताया है कि भैया न्यूटन का लॉ अगर आपको समझना है तो आपको चाहिए दो सिस्टम या दो बॉडी। सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड ए सिस्टम। कोई भी चीज़ है ना जिसके ऊपर अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसको निकाय कहा जाएगा, ठीक है।
बेसिक थ्योरी है, थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा सिस्टम को और किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। बल जो है अलग अलग निकाय पर लगेगा पर विपरीत दिशा में लगेगा, तो कुछ इस तरीके से बल आपका जो है लगता है। एक एफ यहाँ पे लग रहा है, एफ यहाँ पे लग रहा है। किस तरह से, अगर ये कोई वॉल थी, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, आपने फोर्स अप्लाई किया, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स आ गया, तो भैया दोनों फोर्स का जो परिमाण होगा यानी कि मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी। इफ दिस इज 5 किलो न्यूटन देन इट विल बी इन -5 किलो न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या रह जाता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था और थॉमस ने दिया था। भैया न्यूटन ने दिया था, ये डास्टन नहीं होना चाहिए, डाल्टन होना चाहिए। लेट मी चेक, या डाल्टन, ये गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, डाल्टन, हाँ यहाँ लिख रखना इंग्लिश ठीक है, डाल्टन, डाल्टन ने दिया था। तो किसने दिया था, डाल्टन ने नहीं दिया था, डाल्टन ने, न्यूटन ने दिया था। किन्होंने दिया था, न्यूटन जी। अभी तो पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट बात करता है इनर्शिया की, सेकंड बात करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट की, थर्ड बात करता है एक्शन एंड रिएक्शन की। ओके, चलो आगे। 9th क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। ओहो, ये तो अभी कर लिया, ये तो मैंने गलती कर दी, आप लोगों को सारी चीज़ें पहले ही बता दी। अब तो इन क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगेगा, अब टाइम नहीं लगेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, सिलेक्शन ही तो चाहिए ना, तो टाइम लगेगा ही नहीं दोस्तों। भाई मैंने बोला था आपको वीडियो से पहले, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा बाकी के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और इसी में नहीं, हर वीडियो के अंदर आप देखोगे, जो भी मेरा हर लेक्चर मिलेगा आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनवा दूंगा आप लोगों के। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो किसके जो है समानुपाती होती है संवेग परिवर्तन दर, लागू बल के। बताया था नहीं बताया था भाई, संवेग परिवर्तन दर, भाई संवेग को हमने डिनोट किया था किससे, पी, पी इज इक्वल से क्या बोला था, एम वी। तो मैंने बोला कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। अभी तो बताया, क्या करते हो यार, नहीं पता क्या, पता है ना। चलो सी आंसर, लागू बल यानी अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या बताता है, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये रेलवे की लैंग्वेज है। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, शुद्ध बल और अशुद्ध बल। अशुद्ध क्या होता है, आई डोंट नो। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया को इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ स्टडी और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज फोर्स टू चेंज इट स्टेट बाय द एक्शन ऑफ ए फोर्स, प्योर फोर्स। ओके, एकदम बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर फोर्स। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। व्हेन प्योर फोर्स इज अप्लाइड ईच ऑब्जेक्ट विल मूव इन सेम स्पीड। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज द नेट फोर्स अप्लाइड। नहीं। ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू वस्तु में लागू बल के अनुपाती होती है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये गलतियां मैंने करी है, ये गलतियां आरआरबी के पेपर में जो मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं, हंसी भी आ जाती है, सॉरी। तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब ये भी समझाया था आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसको क्या लिखो आप, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इट शुड बी मोमेंटम, क्या होना चाहिए यहाँ, इट शुड बी मोमेंटम of an object is proportional to the force applied to the object in the direction of net force। बिल्कुल सही बात, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझाने की जरूरत थोड़ी है मेरे भाई, अभी तो समझाया है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। पहला जो है किसको बता रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया को बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, जब शुद्ध बल लागू, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया को बता रहा है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिए। भाई आसानी से 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीखो और 50 मिनट के सवाल करो। अभी भी अगर कोई शंका है, डाउट है, तो चिंता क्यों करते हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे पास, पूछो मुझसे डाउट, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं पूछना चाहते, मुझसे बतियाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो करो मुझसे बात। कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेक्निकल एग्जाम 1 नहीं, टेक्निकल एग्जाम, इसका लिंक है, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा मेरी वीडियो के। तो टेक्निकल एग्जाम को सर्च करोगे ना, तो आपको एक चैनल दिखाई देगा, उस चैनल को आप ज्वाइन करोगे,
वहाँ पे मैं संडे को क्या करता हूँ, मैं ही एडमिन हूँ, तो मैं संडे को क्या कर देता हूँ, सबका डिस्कशन खोल देता हूँ। फिर संडे को हम आराम से खूब सारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और डिस्कशन का एक निष्कर्ष भी निकलता है, डिबेट्स की तरह नहीं होता है, एक निष्कर्ष निकलता है, क्वेश्चंस डाउट सॉल्व किए जाते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी खुश होइए, हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगली वीडियो भी जल्दी आने वाली है। ये 3 सेट हो गए, चौथा सेट भी लाने वाला हूँ फिजिक्स का। एनटीपीसी से पहले फिजिक्स ऐसे तैयार करा दूंगा ना कि आपको फिजिक्स में टाइम ही ना लगे। आप बाकी टाइम दो अपने, इसमें फालतू के सब्जेक्ट होते हैं ना, ये करंट अफेयर वगैरह जो होते हैं, इनमें टाइम दो अपना, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।